तो पहले जो सक्सेस का स्वाद है वो कहाँ जाके चखता है इंसान? तो सडनली कोई एक वीडियो थोड़ा हजारों में चले जाता है, तो वो सक्सेस का स्वाद अगर आपको बिल्कुल इनिशियल, तो मैं तो कहूंगा वो सक्सेस का स्वाद। कोलैबोरेशंस कब आती हैं? इनको एक निश पकड़ो, एक कैटेगरी पकड़ो, जो एक कैटेगरी पकड़ेगा भैया उसी को स्पॉन्सरशिप मिलेगी। ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है? ब्रांड वैल्यू बनती है सर, इसका मैं फॉर्मूला देता हूँ। ब्रांड वैल्यू ट्रस्ट से बनती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जब अपने आप को हर साल अपग्रेड करती है, तो आप उसको अपग्रेड क्यों नहीं करते? तो अब मेन बात पे आते हैं, जो आपने कहा था आप एक रोड मैप देंगे। यस 1 करोड़ तक का क्या है वो रोड? पहली चीज होनी चाहिए ग्रो करना, वो भी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। और अब तो यूट्यूब भरा हुआ है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं और हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट पे। क्या यूट्यूब का अभी कोई फ्यूचर है? 100 लोग अगर कंटेंट क्रिएशन में आए, यूट्यूब पे आए, उसमें 90% जो होते हैं, 90% क्रिएटर्स स्टार्टिंग के 30 डेज में ही क्विट कर देते हैं। लास्ट पॉइंट जो आप हमारे ऑडियंस से कहना चाहते हैं? तो हर इंसान को आज की डेट में अगर कोई चीज़ सीखनी चाहिए तो होता है डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, एक्चुअली ये पॉडकास्ट नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपना फ्यूचर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी प्रकार का मोटिवेशन देख रहे हैं, तो ये सब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक 23 साल के बालक से जानेंगे कि कैसे आप मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप एक नीश पकड़ के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, कैसे आप बाहर की नेगेटिविटी को अपने से बाहर ही रख सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए और इस मास्टर क्लास का भरपूर फायदा उठाइए। तो दीपक भैया, डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है। अरे वाह, डीप डायलॉग्स। और मेरा डीप डायनेमिक तो कंपनी का नाम है और डीप कास्ट मेरे शो का नाम है। क्या बात है, ये सही निकला है। थैंक यू सो मच। फ्रीक्वेंसीज हमारी रेजोनेट कर रही हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। द प्लेजर इज ऑल आवर्स। थैंक यू। तो दीपक भैया, मैं ये तो सबको मालूम है कि आपने बहुत इनिशियल स्टार्ट ले लिया था, पर ऐसी क्या चीज़ थी, मैं जानना चाहूँगा, जिसने आपको वो क्लिक दी कि मेरे को यूट्यूब पे ही जाना है? देखिए, क्लिक की बात करें तो ये काफ़ी पुरानी एक जर्नी चल रही थी। देखा जाए तो 10th क्लास से ही माइंड में था भैया कि कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करना है और जल्दी करना है थोड़ा, तो माइंड में कहीं ना कहीं पर था। तो आजकल हर जो मतलब टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, जो स्कूल लाइफ में अगर है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में क्लिक होता है कि या तो उसे जेडबल करना है, नीट में जाना है, या फिर भैया उसको यूपीएससी करना है, क्रैक करना है। करेक्ट। वो इन्हीं के बारे में सोच पाता है, बाकी क्योंकि उससे बाकी फील्ड के बारे में पता तक नहीं होता है कि कहाँ कहाँ पर कितना स्कोप है, क्या क्या किया जा सकता है। तो उस लेवल पे मैं वहीं पर सोच पा रहा था यूपीएससी के बारे में। तो उस कंडीशन में यूपीएससी के अलावा भी थोड़ा मेरे माइंड में आ नहीं रहा था कि यार इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये सबसे बेस्ट है तो ये करते हैं। तो मैंने वहाँ पे उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी 10th 11th क्लास से ही। फिर मैंने तैयारी की, फिर देखा करा ये वो क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, क्या नहीं चाहिए होती, क्या सीखना होता है, ये सारी चीज़ मैंने देखी करी। और 11th क्लास में फिर मुझे एक दिन सडनली कुछ हुआ मेरे साथ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इसके लिए तो नहीं बनाऊँ शायद, मैं ये शायद क्रैक नहीं कर सकता। तो अगर सही हो तो मैं अपने आप से सच कह दूँ और इसको मैं आज ही क्विट कर दूँ, ताकि मेरी फैमिली का बहुत पैसा बच जाए और मेरा पर्सनली बहुत टाइम भी बच जाए, जो कि मैं कहीं पर जा करके कोई बहुत बड़ी प्रिपरेशन करूँ, टाइम वेस्ट करूँ। इससे अच्छा है कि मुझे आज रियलाइज़ हो जाए और मैं कुछ और कोई और गोल चूज़ करूँ और उसके लिए मैं आज से काम करूँ। तो ये मुझे उस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ। फिर उसके बाद मैं फिर से सोचा कि क्या करें क्या करें। तो काफ़ी टाइम से था माइंड में कि यूट्यूब एक काफ़ी अच्छा सोर्स है अर्निंग का और यूट्यूब किया जा सकता है, काफ़ी अच्छी फील्ड होती है ये। तो माइंड में था लेकिन स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन फिर सडनली आया कि भैया अब तो स्टार्ट करना ही है। तो दिसंबर 2018 की बात है ये, और बस तब मैंने फिर स्टार्ट किया। तो वहाँ से एक पॉइंट तो क्या कुछ ना कुछ करना है, ये पॉइंट था। उस पॉइंट में क्या करना है फिर वो आंसर हमें यूनिवर्स दे देता है। तो वहाँ से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो जैसे आपने कहा जेई क्रैक करना या नीट क्रैक करना, तो जब जेई क्रैक करते हैं, नीट क्रैक करते हैं, तो मालूम चल जाता है यार लाइफ सेट है अपनी, मेरी मिनिमम इनकम ये होगी, मेरा समाज में औहदा ये होगा। तो जब यूट्यूब पे इनिशियली आए तो आपके पास क्या इतना बड़ा विजन था कि यार मैं उस औहदे को इससे अचीव कर सकता हूँ? नहीं, मेरा सक्सेस के पैमाने सबके अलग अलग होते हैं। हाँ जी। मेरा उस टाइम पर सक्सेस का पैमाना ये था कि मुझे मेंटल पीस चाहिए और पैसों का मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा लालच था नहीं। और मेरा जो विजन था वो 18 से 20 हज़ार तक का ही था मंथली यूट्यूब से, कि इतना अगर आ जाता है तो घर बैठे बैठे मैं आराम से काम करूँगा सुखी शांति से और अपनी लाइफ मस्त टनाटन चलेगी। तो था मेरा कि 15 से 20 हज़ार की इनकम भी अगर हो जाती है मंथली तो हम खुश रह कर काम इसमें कर सकते हैं फुल टाइम नियर फ्यूचर में। तो उस वहीं तक मैं सोच पा रहा था।
बाकी फिर करते करते पता लग गया कि इसमें कितना स्कोप हो सकता है, क्या अब क्या इतना चीज की रोज जा आ रहा सकती है? है। हाँ अब इतना रोज आ रहा है या शायद इससे ज्यादा? अभी डेली हाँ डेली हो जाता है हाँ डेली का हो जाता है जब मंथली सोचने की बात हो तो विजन उस टाइम पे इतना खास था नहीं, लेकिन था कि भैया मेंटल पीस से मिलेगा, हमें एक फ्रीडम मिल जाएगी और एक छोटी मोटी अच्छी इनकम मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे यहीं पर रहकर जॉब करेंगे तो वो तो मिल नहीं पाती। उस टाइम पर 7 साल पहले 18-20 हज़ार भी एक सही अमाउंट माना जाता था, आगर जैसी सिटी में जहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं ऐसी सिटी में। तो मैं तो ये सोच के आया था। तो जब आप यहाँ पर आए और मतलब YouTube स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी फैमिली को कैसे मनाया कि ये भी एक करियर है और मेरे को इसमें काम करने दिया जाए? फैमिली को मानी ही नहीं, फैमिली को बताया ही नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया। वो तो कहीं रिश्तेदारों के थ्रू पता चल गया तो अलग बात थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो इतना इंटरप्ट नहीं किया। लेकिन जब कोई चीज़ उनको लगता है कि थोड़ा, जैसे कि मान लो कि हम फ़ोन चला रहे हैं, बच्चा फ़ोन चला रहा है घर पर, तो मम्मी पापा इतना सीरियसली नहीं लेंगे, क्या ठीक है चला रहा है ठीक है। लेकिन जब उसी फ़ोन पे कोई एक ही चीज़ रैपिडली बार बार होती है तो कहीं ना कहीं पे पॉइंट ट्रिगर होता है कि भैया ये क्या हो रहा है, या तो एडिक्ट हो गए या फिर कुछ हुआ, तो वहाँ पॉइंट ट्रिगर होता है। तो लगता है कि ऐसे कुछ जैसे गेम खेलते हैं तो कुछ चीज़ें होती है उनको पता नहीं होता है फ़ोन में क्या होता है, तो उनको था माइंड में किसी कुछ तरह की चीज़ें वीडियो वगैरह ऐसे कुछ होगा बनाते होंगे। लेकिन फिर उनको पता चला कि नहीं, इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और इसके लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस हूँ, और शायद उनको लगा कि मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो जब उनको ये पता चला तो फिर वहाँ पर उन्होंने काफ़ी इंटरप्ट किया, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें थी। पर वही है कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो फिर आप अपने माता पिता को विश्वास दिला सकते हो कि भैया मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। लोगों को खुद पे ही विश्वास नहीं होता कि वो ये चीज़ कर सकते हैं, तो कैसे अपने माँ बाप को या फिर रिश्तेदारों को, किसी को भी यकीन दिला सकते हैं कि भाई हम कर सकते हैं। तो पहले आपको खुद पे विश्वास रखना होगा, तभी जा करके आप उनको यकीन दिला सकते हो। बाकी आपकी जर्नी का पार्ट है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी जर्नी का पार्ट है, जहाँ पर आपके खुद के माता पिता तक होंगे, आपके खुद के भाई बहन होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके बहुत सगे दोस्त यार जो होते हैं वो तक आपको टोंट मारेंगे, ताने मारेंगे, तो आपको सहना पड़ेगा। तो जर्नी का पार्ट होता है, अगर आप इस जर्नी में निकले हो तो आपको सारी चीज़ सहनी पड़ेगी। मेरे को ना बहुत अच्छी लगती है आपकी ये बात कि आप जो नेगेटिव चीज़ है ना उसको भी एज इट इज़ बताते हो कि हाँ भाई ये नेगेटिव है तो यू हैव टू डील विद इट, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो यूट्यूब की बात करें आपसे तो मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपने हमेशा कहा है कि भाई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप चैनल खोलेंगे और आएंगे और आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप हमेशा उसे सच्चाई के साथ बताते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि जब यूट्यूब पे आ गए, स्टार्ट कर दिया, इनिशियल में सक्सेस तो मिलती नहीं, तो पहले जो सक्सेस का स्वाद है वो कहाँ जाके चखता है इंसान? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पहली सक्सेस का स्वाद कहाँ जगह, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है हमारी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो यूट्यूब की जर्नी में यार सक्सेस का पहला स्वाद अगर देखा जाए तो वो तो जब थोड़े से ऑर्गेनिक व्यूज आना स्टार्ट हुए थे ना, तो एटलीस्ट वहां से थोड़ी सी किक मिलती है। मतलब स्टार्टिंग के मेरे वीडियोस पर 40-50 व्यूज आए थे, वो सारे मेरे ही व्यूज थे अपने, जो मैंने अपने दोस्तों के फोन में जाकर के देखे थे, वो वहीं से सारे व्यूज थे। लेकिन एक टाइम पर वीडियो बना रहे हैं और ऑर्गेनिकली थोड़े व्यूज आना स्टार्ट होते हैं और कंसिस्टेंटली थोड़े व्यूज आना स्टार्ट होते हैं कि मान लो 200-300 व्यूज रेगुलर आ रहे हैं और ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, तो वहां से फिर हमारा मोटिवेशन थोड़ा बिल्ड होता है। फिर 300-400-500 व्यूज हमारे हर वीडियो पर आ रहे हैं, फिर सडनली कोई एक वीडियो थोड़ा हजारों में चले जाता है, तो वो सक्सेस का स्वाद अगर आपको बिल्कुल इनिशियल, तो मैं तो कहूँगा वो सक्सेस का स्वाद था। मोनेटाइज जब होते हैं, मोनेटाइज हुआ वो भी सक्सेस का स्वाद था, लेकिन उससे पहले तो एटलीस्ट मोनेटाइज से पहले भी ये स्वाद था कि भैया 300-400 व्यूज रेगुलर आ रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है, यानी कि हमारी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इनिशियल स्वाद था। मॉनेटरी फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो 10,000 रुपये मेरी पहली इनकम थी यूट्यूब से स्पॉन्सरशिप के थ्रू, तो वो अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर 2019 में। आपने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, स्पॉन्सरशिप। जो इससे रेवेन्यू आता है, क्या पहले मैं यूट्यूब रेवेन्यू की बात करूंगा फिर हम स्पॉन्सरशिप पे आएंगे। जो रेवेन्यू आता है क्या वो इतना होता है कि आदमी अपना खर्चा पानी चला सके और कहीं 5 to 9 वाली जॉब पे ना जाए, और होता है तो कब जाके इतना एड रेवेन्यू आना शुरू होता है? एड रेवेन्यू, आपका सवाल जो है ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे कि हमारा रेवेन्यू इतना कब हो जाता है जब हम जॉब छोड़ करके ये कर सकते हैं। देखिए कई सारे केसेस में आप अगर जॉब से 10,000 कमा रहे हो तो कई बार एडसेंस रेवेन्यू उतना भी नहीं हो पाता 10,000। कुछ केसेस में अगर आप मान लो महीने के 50,000 कमाते हो जॉब से, तो कुछ केसेस में वो 50,000 भी कुछ क्रिएटर्स कमा लेते हैं, और कुछ केसेस में लोग लाखों कमाते हैं सिर्फ एड रेवेन्यू से। तो डिपेंड करता है आपकी व्यूअरशिप पे और आपकी कैटेगरी पे, इन दोनों चीज़ों पर। व्यूअरशिप आपकी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतने ज़्यादा आपका एडसेंस का रेवेन्यू बनेगा,
और अगेन अगर आपकी कैटेगरी फाइनेंस की है, मनी की थीम में आप कुछ वीडियोस बनाते हो, क्रिप्टो पे आप वीडियोस बनाते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन पे अगर आप वीडियो बनाते हो, लंबे लंबे आप पॉडकास्ट करते हो, तो उस केस में आपकी अर्निंग कम व्यूज पे भी काफी अच्छी हो जाती है। देखिए भैया, किसी को महीने का 50,000 कमाना है सिर्फ यूट्यूब के एडसेंस से, तो उसको कितने व्यूज चाहिए होंगे? उसको चाहिए होंगे अप्रोक्स 1 मिलियन व्यूज उसके आसपास चाहिए होंगे उसको। अब 1 मिलियन पे वो 40,000 भी कमा सकता है, 60-70 भी कमा सकता है, कि एवरेज हम ले रहे हैं ताकि। तो 1 मिलियन व्यूज मुझे लगता है कि उसको चाहिए होंगे यूट्यूब पे अपने पूरे चैनल पे 1 महीने में। अब हो सकता है कि कोई वीडियो आपने 3 महीने पहले वीडियो अपलोड किया होगा, उस अकेले वीडियो पे कई सारे व्यूज आ रहे हैं और उस वीडियो के व्यूज आज भी आते हैं, आपको आज भी पैसा मिलता है, ऐसा भी हो सकता है। इस मंथ हो सकता है कि कोई वीडियो बिल्कुल ना चलाओ। तो ओवरऑल इस महीने के आपने जो वीडियो अपलोड किए, वो भी पुराने जो वीडियो आपने अपलोड किए, उनके व्यूज जो आज आ रहे हैं, वो सब मिला करके 1 मिलियन व्यूज अगर आपके आते हैं मंथली, तो आप कहीं ना कहीं पर 50,000 के आसपास अर्न कर सकते हो यूट्यूब से। तो 1 मिलियन लॉन्ग वीडियो पे, ये मेंशन करना भूल गया, लॉन्ग वीडियो पे आपके 1 मिलियन हो तो 50,000 रुपये आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हो। तो जैसे हमने इसकी बात करी एड रेवेन्यू की, यूट्यूब से डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम तो एड रेवेन्यू ही है ना? करेक्ट करेक्ट, यस। और क्या सोर्सेज हैं? जैसे कोलैबोरेशंस हैं, कोलैबोरेशंस कब आती हैं? कोलैबोरेशंस आती है, देखो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर कोई चाहता है कि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिले तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपकी एक नीश होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फैशन का ब्रांड है, फैशन में कुछ भी हो सकता है, हेयर्स के लिए हो सकता है, स्किन के लिए हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है। मैं एज अ ब्रांड देखूंगा कि भैया कौन ऐसे क्रिएटर्स है जो कि स्किन पे, हेयर्स पे या फिर कपड़ों पे वीडियो बना रहे हैं, ताकि मैं अपना प्रोडक्ट उनको दे पाऊँ, क्योंकि उनके पास में इस तरह की ऑडियंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरा फाइनेंस का कोई सा ब्रांड है, फाइनेंस का मेरा कोई सा सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो मैं जाऊंगा उन क्रिएटर के पास में जो कि फाइनेंस का कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब एज अ फाइनेंस ब्रांड मैं उनके पास नहीं जाऊंगा जो कि स्किन पे वीडियो बनाते हैं, हेयर्स फॉल पे वीडियो बनाते हैं, उनके पास नहीं जाऊंगा। मान लो मेरा कोई मेडिकल ब्रांड है, तो मैं जाऊंगा डॉक्टर्स के पास में जो डॉक्टर्स वीडियो बनाते हैं, जिनकी बड़ी व्यूअरशिप है या फिर बड़ा चैनल है, उनके पास में जाऊंगा। तो आपकी पहले एक नीश होनी चाहिए। आप कुछ तो भी उठपटांग, नाचने गाने के फालतू वीडियो, प्रैंक, छोटे मोटे कुछ तो भी, मतलब कि आज कुछ डाल दिया कल कुछ डाल दिया, इस तरह का कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। एक चीज पकड़ो, बंदर खुद मत करो। फाइनेंस तो फाइनेंस, मनी थीम तो मनी थीम, क्रिप्टो पे तो क्रिप्टो पे, पॉडकास्ट करना है तो पॉडकास्ट करो, फैशन पे तो फैशन पे, हेल्थ पे तो हेल्थ पे, स्पिरिचुअल तो स्पिरिचुअल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, तो आप उसी को थीम पकड़ो। कोई भी एक चीज पकड़ो। मैं नहीं कह रहा कि अगर आपको भैया आप कह रहे पॉडकास्ट में ब्रांड कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो अलग चीज होती है। आप एक निश पकड़ो, बहुत तरीके कमाना है, क्यों आगे बताऊंगा आपको किस तरह से। मैं आपको करोड़ तक का भी रोड मैप दूंगा, अभी ऑन द स्पॉट दूंगा कि करोड़ कैसे कमा सकते हो, और बहुत आसान भी है कमाना। आप भी कमा सकते हो, जो देख रहा हो वो भी कमा सकता है, बताऊंगा पूरा। लेकिन पूरे एक निश पकड़ो, एक कैटेगरी पकड़ो। जो एक कैटेगरी पकड़ेगा भैया उसी को स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो पहले आपने अपनी कोई एक कैटेगरी पकड़ी, काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद में ब्रांड देखता है आपकी ब्रांड वैल्यू। मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। आपकी व्यूअरशिप तो है, लेकिन यूट्यूब पे हजारों ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी व्यूअरशिप तो अच्छी है, लेकिन उनको जानता कोई नहीं। आपने, मुझे नहीं पता आप देखते नहीं देखते, लेकिन आपने मान लो कि आप रील्स शॉर्ट्स शायद देखते होंगे, तो आप दिन में मान लो कि 40-50 आपने देख ली, कितनों को आप याद रख पाए? एक या दो को शायद, कई बार तो वो भी नहीं आप याद रख पाते होंगे। आप महीने में 4-5 को शायद याद रख पाते होंगे, जो बहुत बड़े बड़े हो वो भी। तो कितने ही हैं जिनकी बहुत व्यूअरशिप, लेकिन उनको ज्यादा जानती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू उनके अंदर वो नहीं है। वो सिर्फ व्यूज ला पाते हैं, वो ब्रांड वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाते। तो ब्रांड वैल्यू आपकी कितनी बड़ी है, ब्रांड देखता है आपकी ब्रांड वैल्यू, कि अगर दीपक दैया अगर है, भैया इसके व्यूज आते हैं, तो दीपक दैया मार्केट में कितना बड़ा ब्रांड है। अगर ये कुछ कहता है तो लोग इसकी कितनी बातें मानते हैं, कितना अच्छा फैन बेस है, इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी ऑडियंस है, तो फिर वो मार्केट में कितना बड़ा नाम है वो देखा जाता है। तो पहले कोई एक निश पकड़ो, उसके बाद में उस पर्टिकुलर निश में आपका ब्रांड कितना बड़ा है। तो ब्रांड वैल्यू पे आपको काम करना पड़ेगा भैया, पैसा लगाना पड़ता है, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तो आपको करनी पड़ेगी। ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है? ब्रांड वैल्यू बनती है सर, इसका मैं फॉर्मूला दे देता हूं। ब्रांड वैल्यू ट्रस्ट से बनती है। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब चैनल डिलीट हो सकता है, डाउन जा सकता है, लेकिन जो ब्रांड होता है वो फॉर एवर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉफी चाय हम चाय की टपरी पे पी सकते हैं, घर बनाकर कॉफी पी सकते हैं, लेकिन जब स्टारबक्स पे जाते हैं तो कॉफी का अलग स्वाद आता है। और लोग ये नहीं कहते हैं कॉफी पी के आए, लोग कहते हैं स्टारबक्स की कॉफी पी के आया। अभी हमारे पास में आईफोन है, तो जब लोग फोन लेते हैं तो कहते हैं कि मैंने फोन लिया, लेकिन जब लोग आईफोन लेते हैं तो लोग ये नहीं कहते मैंने फोन लिया, मैंने आईफोन लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रांड जुड़ा हुआ है। ब्रांड अपने आप को हर बार अपग्रेड करता है। अगर आपको ब्रांड बनना है तो आपको हर बार अपग्रेड करना पड़ेगा। सर आईफोन लॉन्च हुआ अपना पहला वर्जन, काफी अच्छा था, उस टाइम के सबसे बहुत अच्छा था। उसके बाद उन्होंने अलग अलग वर्जन निकाले, आईफोन 10 आया, 11, 12 आया, 13 आया। 13 भी क्या कमाल का फोन था आईफोन, मतलब दूर दूर तक कोई टक्कर में था नहीं उस टाइम पे। लेकिन दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी, टॉप नॉच कंपनी, हर साल अपने प्रोडक्ट को रिन्यू करती है, अपग्रेड करती है। 13 के बाद 14, 16, 17 अभी आ चुका है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जब अपने आप को हर साल अपग्रेड करती है, तो आप अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं करते?
तो पहली चीज ऑथेंटिसिटी, देखो एप्पल से हम सीखते हैं ऑथेंटिसिटी, कि भैया पहली बार जो क्वालिटी दी थी कि मार्केट में कोई नहीं है, वो सेम क्वालिटी आज भी वही देता है कि भैया मार्केट में आज भी उसके लेवल का कोई नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी क्वालिटी की, कि मान लो मैंने 13 यूज किया पहले, अब मैं 17 यूज कर रहा हूँ आईफोन का, तो आईफोन 17 जब मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि भैया आंख बंद करके मैंने 17 लिया, क्योंकि मुझे पता है कि एप्पल है तो क्वालिटी तो मिलेगी। क्योंकि मैंने 13 लिया, दूसरा फोन लिया, तो हर बार सेम क्वालिटी मिलती है भैया, टॉप नॉच, तो आंख बंद करके भरोसा हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं ऑथेंटिसिटी। पहली चीज, क्या आपके नाम पे ऑथेंटिसिटी है, कि अगर आप बोल रहे हो तो क्या बात वो हर बार सच निकलती है, आप बोलते हो तो क्या बात हर बार उनके काम आती है, आपकी बात हर बार उनकी लाइफ में वैल्यूएट करती है, आपकी कॉमेडी क्या हर बार उनको हंसाती है, कि आपकी फाइनेंशियल एडवाइस हर बार उनकी हेल्प करती है फाइनेंस में। ये आप देखो, तो एप्पल हर बार ऑथेंटिसिटी मेंटेन करता है, उसके बाद में हर साल उसको अपग्रेड करता है। तो ऑथेंटिक आप रहो, कि भैया कुछ भी आपने फ्रॉड नहीं किया, उलझुल बातें नहीं की, सही बातें की, जो ऑडियंस के काम है उनको वैल्यू दी, उसके बाद में उस वैल्यू को लगातार देना। एप्पल लगातार हर साल अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, आप भी अपने आप को अपग्रेड करो, लगातार आप उसको दो। तो यही है इसका फॉर्मूला, कि ऑथेंटिसिटी आप बिल्ड करो, कंसिस्टेंटली आप उसको करो और अपने आप को अपग्रेड करते जाओ, और रेगुलर आपको मिलते हैं। आप भैया नए कस्टमर बहुत लोग ले आते हैं, रेगुलर रिटर्न नहीं ले पाते उनको, तो आपको रिटर्न व्यूअर्स चाहिए होंगे बहुत ज्यादा, कि मान लो आपकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आए, अगले वीडियो पर व्यूज ही नहीं आए, रीजन क्योंकि आप रिटर्न व्यूअर्स को ला नहीं पाए, लेकिन आपका पहला वीडियो इतना कमाल का बना है कि लोग तरस रहे हैं अगला वीडियो देखने के लिए, तो जो पुराने वीडियो पर व्यूज थे आपके, वो तो फिर से वापस आ जाएंगे, और नए जाएंगे वो बोनस निकलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हो। तो हम इस पे देखिए स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है। तो पहली चीज, एक नीश पकड़ो, अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू बनाओ, और बस उसी पे आप बस ग्रो करते रहो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ब्रांड्स आपके पास में आ जाएगी और बहुत अप्रोच करेगी आपको। उससे पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अच्छा 1 मिलियन सब्सक्राइबर, हाँ चलिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पर। मेरा आपसे सवाल है कि अगर किसी को 10 सब्सक्राइबर पूरे करने हो तो वो कैसे करेगा? रास्ता तो एक ही है, पोस्ट करेगा। ठीक है, पोस्ट करेगा, फिर क्या होगा? पोस्ट करेगा और फिर दोबारा पोस्ट करेगा और वेट करेगा कि कैसे होता है। हाँ, मतलब वो पोस्ट करेगा, फिर उसके कुछ व्यूज आएंगे, फिर कुछ लोग देख के छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग देख करके सब्सक्राइब कर देंगे, और ऐसे करके उसके 400-500 व्यूज आएंगे, तो कहीं पर कुछ 10 लोग सब्सक्राइब कर देंगे उसके, इस तरह से उसके कंप्लीट होंगे। तो स्टार्टिंग के 10 कैसे कंप्लीट हुआ आपको पता चल गया। सेम तरीका है 1 मिलियन का भी, 10 मिलियन का भी, 100 मिलियन का भी, और 1000 मिलियन तक अगर जाना, आपको मिस्टर बीस्ट को भी बीट करना है, तो भी उसका सेम तरीका है। आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाओ जो बहुत वायरल हो, और वायरल होगा तो लोग आएंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, और कंटिन्यूसली आप अपनी वीडियोस वायरल करते जाओ, लोग आते जाएंगे, सब्सक्राइब आपको करते जाएंगे, और उस तरह से आपके 1 या 10 भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो 1 मिलियन का तो देखो सेम है, जिस तरह से आप 10 करते हो उसी तरह से आपके मिलियन होते हैं। बात रही, लेकिन इतना आसान नहीं होता। 10 सब्सक्राइबर बहुत आसान होते हैं, 1000 मुश्किल होते हैं, 1 लाख और मुश्किल होते हैं, 1 मिलियन और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। बात वहीं पर आती है कि आपने आईफोन 10 तो निकाल दिया, लेकिन 10 वाली क्वालिटी आपने 11 में मेंटेन नहीं की, 12 में मेंटेन नहीं की, 13 आपने निकाला ही नहीं वर्जन। क्योंकि लोग ये करते हैं, एक टाइम पर आते हैं, ग्रो करते हैं, फिर वो अपग्रेड करना बंद कर देते हैं, कंसिस्टेंटली काम करना भी बंद कर देते हैं, और जिन चीज़ों की वजह से उन्हें सक्सेस मिली है, जिन कामों को करके उनको सक्सेस मिली है, वो वही काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि सक्सेसफुल होना तो आसान है, लेकिन उस सक्सेस को बनाए रखना मुश्किल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद में हम उन कामों को करना बंद कर देते हैं जो कि काम हम पहले करते थे सक्सेसफुल होने के लिए। इसीलिए सक्सेस को मेंटेन करना टफ होता है। तो ये रीज़न है। बाकी बहुत सिंपल है कि ये कुछ फंडामेंटल्स ही होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, तो फिर 1 मिलियन क्या 10 भी हो जाते हैं। देखिए, आपने कहा कि भैया 1 मिलियन एक सक्सेस होती है। नहीं, 1 मिलियन सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस तो आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, पहली स्टेप, कि भैया बाकी दुनिया ने जहाँ पर स्टार्ट भी ना किया हो और वहाँ पर आपने एक तरफ स्टार्ट कर दिया हो, वो भी एक सक्सेस का पॉइंट है। आपने अपना पहला वीडियो बनाया जो कि लाखों लोग सोचकर भी नहीं बना पाए इंडिया में और दुनिया में, वो भी आपके लिए एक सक्सेस है। अपना पहला वीडियो बनाने के बाद में उस पहले वीडियो पर पहला ऑर्गेनिक व्यूज़ आया, एक ऐसे इंसान ने आपको देखा जिसे आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, वो इंडिया के किस कोने में बैठकर आप देख रहा है, वो पहला व्यूज़ आपके लिए एक सक्सेस है। उस पहले व्यूज़ के बाद में हर एक व्यूज़ जो आपको ऑर्गेनिकली मिलता है वो आपके लिए एक सक्सेस है। अगर आपको 10 लोग भी रेगुलर देखते हैं तो आप सोचिए 10 लोग डेली आपकी रेगुलर एक बात सुन रहे हैं, वो भी आपके लिए एक सक्सेस है। तो हर पॉइंट पे आपको सक्सेस मिलती है। अगर आप उस सक्सेस को अप्रिशिएट नहीं करते हो ना, तो परमात्मा आपको आगे सक्सेस देना बंद कर देता है। मेरे केस में 200-300 व्यूज पे मैं बहुत खुश था। 1000 सब्सक्राइबर को मैंने ऐसे सेलिब्रेट किया था जैसे आज लोग मिलियन पे भी नहीं कर पाते। मैंने उस लेवल पे सेलिब्रेट किया था, उतनी खुशी के साथ किया था। तो भगवान ने उसके 16 दिन बाद मुझे 1000 से 10,000 पहुंचा दिया था, और उसके 2-3 महीने बाद 3 लाख पे पहुंचा दिया था, उसके 6 महीने बाद 1 मिलियन पे पहुंचा दिया था मुझे।
तो हर पॉइंट आपके लिए सक्सेस, आपका पहला वीडियो, आपका पहला व्यूज, आपके ऑर्गेनिक व्यूज जो है वो आपके लिए सक्सेस है। 1 मिलियन जस्ट एक माइलस्टोन है, या फिर एक अवार्ड मिलता है यूट्यूब में, गोल्ड प्ले बटन देता है, उसकी खुशी भी आपको एक टाइम बाद नहीं रहेगी कि 1 मिलियन दिख रहा है चैनल पे, 1 मिलियन दिखता है, लेकिन एक टाइम बाद वो भी आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। तो आपके लिए सक्सेस ये होनी चाहिए कि मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस ग्रो कर रही है, और मेरी ऑडियंस को लगातार टाइम के साथ में वैल्यू मिलती जा रही है। ये सक्सेस अगर आपके पास में है तो सबसे आगे आप रहोगे हमेशा, हर फॉर्म में, व्यूअरशिप के फॉर्म में भी, मॉनेटरी फॉर्म में भी। और माइंडसेट कितना वैल्यू रखता है? आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि 80% इज़ योर माइंडसेट, बाकी 20% बाकी चीज़ें मैटर करती है। तो ऑब्वियसली माइंडसेट से बड़ा तो कुछ नहीं है इस दुनिया में। दुनिया क्या करे, मैं तो अपनी छोटी सी शहर जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ की अगर बात करूँ तो मुझसे ज़्यादा अच्छे बोलने वाले लोग, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग, जिनका लॉजिकल ब्रेन मुझसे ज़्यादा शार्प है, जिनका क्रिएटिव ब्रेन मुझसे शार्प है, जो ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, सब कुछ मुझसे अच्छा कर सकते हैं, वो सारे लोग मेरे आसपास मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोगों को गाइडेंस की कमी होती है, सपोर्ट की कमी होती है, और कुछ लोगों में माइंडसेट की कमी होती है। गाइडेंस और सपोर्ट तो हमें भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हम करें जस्ट बिकॉज माइंडसेट इस चीज़ का कि मुझे लाइफ में कुछ न कुछ तो करना है, और बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करना है, ये माइंडसेट। उसके बाद में मैंने अगर कोई चीज़ स्टार्ट की है तो इस फील्ड का जो पीक है, मेरी एफर्ट का जो पीक सेट है, वो जब तक मैं नहीं दूंगा इस फील्ड को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी लाइफ में प्लान ए है, प्लान बी नाम की मेरी लाइफ में अभी कोई चीज़ नहीं है। मैं 1 साल 2 साल इस चीज़ को दूंगा, और 2 साल देने के बाद अगर कुछ नहीं होता तो कुछ और देखूंगा, तब तक मेरी लाइफ में इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये माइंडसेट आपको किसी एक फील्ड में ग्रेटनेस अचीव करवाता है। मेरे को आपको बायो भी बहुत अच्छा लगा, उसमें आपने लिखा आई स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग एंड नाउ आई विल स्टॉप फॉर नथिंग। हाँ, यस। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट आपको कैसे मिला? क्या डे 1 से मिला या आपने इस पे काम किया? नहीं, देखिए यार, इंडिया में हम जब होते हैं तो हम बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, जहाँ पर कोई हमारा बहुत बचपन में ऐसा होता है कि मैं मेले में घूमने भी जा रहे हैं तो नई नई चीज़ दिखती है हमें, तमाम तरह की, हर किसी को देख करके हर चीज़ को खरीदने का मन होता है कि यार काश ये भी हम ले पाते, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हम अपने पेरेंट्स को तक नहीं बोल पाते, खुद भी गिल्ट फील करते हैं कि इनको कैसे बोल दे कि हम ये चीज़ ले लें, और बोलते भी तो मना कर देते हैं। तो इसे कई चीज़ें, कई विशेष हम दबाते हैं, कई चीज़ें हम खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर उनको सिर्फ पैसों की वजह से हम पीछे देखना पड़ता है। कई बार हम चाहते हैं कि भाई हम अच्छे दिखें, हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, हम अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करें, लेकिन भैया हम उसी एक चप्पल को जो बाथरूम में पहनी जाती है, स्लीपर चप्पल, उन्हीं को साल भर हम घीस रहे हैं 12 महीने के लिए। तो कहीं ना कहीं पर अंदर से सबके होता है कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। कुछ लोगों के अंदर उसकी इंटेंसिटी कम होती है, कुछ लोगों के अंदर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है करने की, उसके अंदर थॉट्स बहुत अलग लेवल के आते हैं कि मैं लाइफ में क्या क्या फिर कर सकता हूँ। तो वो जब पूछ रहे स्टार्टिंग का पॉइंट वो था मेरे अंदर बहुत पहले से कि कुछ ना कुछ तो करना है। फिर जब मैं 8th क्लास में था तो मुझे संदीप माहेश्वरी सर मिले तो क्या, हमारे ट्यूशन पे सर प्रोजेक्टर होता था इस तरह से बड़ा, तो वहाँ पर उनके शो दिखाते थे। तो वहाँ से एक अलग आग उत्पन्न हुई कि भैया लाइफ में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा करना है, अलग लेवल की आग चल रही है अंदर। तो बीज वहाँ पनप रहा था, वो बीज पनपा और फिर कुछ ना कुछ एक यूट्यूब का अंकुर फूटा, और फिर उसने इतना बड़ा पेड़ बनाया। तो ये माइंडसेट वहाँ से हुआ। मैं क्रेडिट अगर देना हो किसी को तो संदीप माहेश्वरी सर को पूरा क्रेडिट जाता है कि बिल्कुल बच्चा हूँ मैं 8th क्लास का, तो कहते हैं ना बचपन में सारी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। तो वहाँ से, उससे पहले जो प्रोग्रामिंग हो चुकी वो तो हो चुकी, उसके बाद की जो प्रोग्रामिंग है वो सारी संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो, मतलब मैंने उनका पूरा चैनल छान मार चुका हूँ मैं। उस टाइम पे मैं दिन भर बैठ करके, कोई रिश्तेदार आता तो उसके फ़ोन में उनकी वीडियो चला ली, उनके सेमिनार रिपीट में देख रहा हूँ, ऐसे रिपीट में बार उनकी वीडियो सुन रहा हूँ, ऑडियो सुन रहा हूँ, और पूरा मेरे अंदर उन्हीं का भरा हुआ है सारा। तो आपने इतना अपने आप को ट्रेन कर लिया उसमें, मैं हो गया, करना कुछ नहीं पड़ा, सब कुछ हो गया कि वो नेगेटिविटी, फिर आप नेगेटिविटी प्रूफ हो गए थे, उस पर आपको असर ही नहीं होगा। हाँ बुलेट प्रूफ की तरह नेगेटिव। तो अब मेन बात पे आते हैं, जो आपने कहा था आप एक रोड मैप देंगे। यस 1 करोड़ तक का, क्या है वो रोड मैप? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बैक टू आवर पिछला जो क्वेश्चन था उसी पे हम आते हैं। और वहाँ पर मैंने आपको चीज़ बताई थी कि आपको एक नीश सेलेक्ट करनी है, बंदर खुद आपको नहीं करनी है। आज आपने कुछ बनाया, कल आपने कुछ बनाया, तीसरे दिन देख रहे हो मार्केट में कुछ और चल रहा है, आपने वो बनाया, आपको वो भी नहीं हुआ, कुछ और बनाया, छोड़ दिया, वापस आए, 3 महीने बाद छोड़ दिया, फिर वापस आए, ये काम आपको नहीं करना है। एक चीज़ पकड़ो, लगातार उस पर काम करो, उसको ग्रो करो। पहली चीज़ होनी चाहिए ग्रो करना, वो भी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। आप कंटेंट क्रिएशन सिखा सकते हो, पॉडकास्ट कर सकते हो, मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हो, हाउ टू अर्न मनी जो कि बहुत चलने वाला आने वाले टाइम में, आप उस पर कंटेंट बना सकते हो, हेल्थ, फाइनेंस, ब्यूटी, आप किसी भी कंटेंट बना सकते हो। और कोई एक चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी। आप सिलाई करना था, आपको सिलाई भी सिखाते हो सकते हो, उस पर प्रॉपर चैनल बना सकते हो, उस पर मेरे नॉन है जो कि महीने का
5 करोड़ कमाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? यस, मैं बता रहा हूँ, एक चीज पकड़ो, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो एक चीज आपको पकड़नी है। और फॉर एन एग्जाम्पल अपनी इस चीज का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आप सिखाते हो कंटेंट क्रिएशन, सिखाते हो किसी को इंस्टा पे ग्रो करना हो, यूट्यूब पे ग्रो करना हो, वीडियो एडिटिंग हो गई, थंबनेल्स हो गए, ग्रो करने की स्ट्रेटेजी हो गई, और एआई टूल्स आप सिखा रहे हो, तमाम तरह की आप चीजें सिखा रहे हो। और वहां पर आपने साल भर 2 साल मेहनत करके अपनी एक अच्छी ऑडियंस बना ली। आप मान लो आपने ज्यादा नहीं, 1.5-2 लाख 3 लाख आपकी ऑडियंस वहां पर हो गई। उसमें से ज़्यादातर आपके रेगुलर व्यूअर्स है, तो आपके कुछ वीडियो पर तो 40-50 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ वीडियो पर आपके 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ वीडियो तो मिलियन में भी जाती है सबकी, तो आपकी वो वीडियो चली जाती है, तो आपकी इस तरह से अच्छी व्यूअरशिप है। मान लेते हैं आपके किसी एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ तो कहीं ना कहीं पर आपके हफ्ते में, मान लेते हैं महीने में, मान लेते हैं आपके इतने 1 लाख व्यूज़ तो आपके आ ही जाते हैं। अब आपने कोई प्रोडक्ट बनाते हो अपना, वो डिजिटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। डिजिटल में आप अपना कोर्स बना सकते हो, अपना कोई प्रोग्राम बना सकते हो, कोई सर्विस आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हो, तो सर्विस कुछ भी बना सकते हो। तो फॉर एन एग्जांपल आपने अपना कोई कोर्स बनाया जहां पर आपने कहा कि भैया यहाँ पर तो मैं ये चीज़ सिखाते ही हूँ, लेकिन अगर आपको इसको बहुत इन डेप्थ डिटेल में ही सीखना है तो आप हमारा ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। आपने बहुत ही सॉफ्टली अपनी चीज़ को प्रमोट किया उसमें। अब मान लेते हैं आपने उसका प्राइस रखा 1000 रुपये, और 1000 लोग हैं आपकी, मतलब आपके तो लाखों लोग हैं खैर उस पे चैनल पे, अगर ज़्यादा नहीं आपने उसको प्रमोट किया 3-4-5 वीडियो में, और आपके ये कहें 1000 लोगों ने ही आपका ले लिया प्रोडक्ट, 1000 लोगों ने 1000 रुपए की चीज अगर ली आपकी, तो आप कमाते हो 10 लाख। करेक्ट। आपने अगर 1 महीने में अपने 1000 लोग एक्वायर कर लिए, और साल भर में भी अगर हर महीने आपने ये चीज कर ली, तो आप 1 साल में 1 करोड़ 20 लाख कमा लोगे। 20 लाख अगर हटा भी दूं मैं 2 महीने, तो भी आप 1 साल में 1 करोड़ कमा लोगे। तो आपको 1000 रुपए की चीज 1000 लोगों को साल में 10 बार बेचनी है बस। तो इस तरह से आप 1 करोड़ कमा जाते हो। पर ये चीज इतनी आसानी से होती नहीं, क्योंकि बोलने में तो आराम से निकल जाती है, बोलना बहुत आसान होता है। इसी को मैं बता दूं कि 10,000 रुपये की चीज़ अगर आपकी है और आपने 1,000 रुपये भी बेची, तो आप तो यूं ही 1 करोड़ कमा जाओगे एक बार में। लेकिन ऐसे नहीं होता। सबसे पहले चीज़, अभी जो आपकी व्यूअर्स उनको फ्री में आप किस लेवल की वैल्यू दे पा रहे हो जो बाकी लोग नहीं दे पा रहे। उसके बाद में जो आप अपना पेड प्रोग्राम सेल कर रहे हो, उसमें अपने फ्री कंटेंट से क्या आप अलग और कितना अच्छा आप दे पाओगे, तब ऑडियंस आप पे बिलीव करके उस चीज को लेगी। तो आपका ऑलरेडी जो कंटेंट एग्जिस्ट करता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा एक निश पकड़ो और उसमें बहुत ही ब्रांडेड कंटेंट बनाओ, और 1-1.5 साल तक तो पैसों फोकस आप बिल्कुल मत करो। 6 महीने तक अगर आपके चैनल पे एक भी व्यूज नहीं आता तो भी मैं कंटेंट बनाऊंगा, अगर आप ये सोचते हो तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो। 1 साल तक अगर आप ये सोचते हो कि मैं 1 भी रुपया नहीं कमाऊंगा, तो भी आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, और बिना पैसे पे फोकस किए आपका ये अच्छा ब्रांड बनता है। उसके बाद फिर पैसा बहुत आता है। तो पहले आपको पैसे फोकस बिल्कुल नहीं करना है, पहले फोकस करना है क्वालिटी कंटेंट देने पे। बात आते हैं उस एग्जांपल पर जहां पर सिलाई सिखा कर कैसे वो करते हैं। तो उनका चैनल है, वो सिलाई सिखाते हैं, और सिर्फ सिलाई सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखाते, प्रॉपर सिलाई सिखाते हैं। तो गिने चुने चैनल से इस कैटेगरी में गिनी चुनी ऑडियंस है, लेकिन सिर्फ गिनी चुनी ऑडियंस ही बहुत हो जाती है, क्योंकि इंडिया में कितनी महिलाएं सिलाई करती है, सिलाई सीखना चाहती है, खुद के ही कपड़े बना के एटलीस्ट कुछ तो करना चाहती है, गाँव वगैरह में धंधे करना चाहती है, तो वो सिलाई सिखाते हैं। उनके अलग अलग कोर्स होते हैं, उनके 1000 के भी कोर्स होते हैं, 5000 के भी होते हैं, उनके 8-10 हज़ार के भी होते हैं, और मंथली उनके 3-4 हज़ार लोग आराम से उनके कोर्सेस ले लेते हैं। हाँ, अब उनके एवरेज अगर हम 2000 लें और 3000 अगर सेलिंग हम लें, तो 50 लाख तो एक यहीं से एवरेज पॉइंट निकल जाता है, जो कि मैंने बहुत लोएस्ट बताया आपको। कई कई टाइम पे तो उनकी भैया 10,000 के भी उनके कोर्सेज होते हैं, 25,000 के भी उनके कोर्सेज होते हैं, जो कि सेल होते हैं। पॉइंट इस क्या आप उस लेवल की वैल्यू उसमें दे पा रहे हो, उस लेवल की ऑडियंस आपने एक्वायर करी। आपके अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर अगर उनके हुए हैं, तो 1 मिलियन 10 लाख ऐसी महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई है जो कि सिलाई करती है सिर्फ। तो सारे ही सिलाई करने वाले हैं। अगर आपने सिलाई की बात बताई भी सही, तो सारे लोग उसी में इंटरेस्टेड हैं। तो एक नीश पकड़ो, उसमें ब्रांडेड कंटेंट बनाओ, और उसमें फिर आप एक अपना कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें वैल्यू हो, और फिर वो आप सेल करो, और फिर तो कितना भी आप कमा सकते हो। कहने का मतलब कि मोटिवेशन इज नॉट द ओनली थिंग। मोटिवेशन के बाद आता है एक्शन, एक्शन के बाद आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद आती है कंसिस्टेंसी, एंड यू शुड ऐड वैल्यू टू इट। हाँ, इसमें मॉडिफाई करना चाहूँगा, पैसे से भी पहले आती है कंसिस्टेंसी, और वैल्यू पैसे से पहले आएगा वैल्यू, सबसे लास्ट पॉइंट होगा आपका पैसे, सबसे लास्ट पॉइंट, लास्ट सेकंड होंगे व्यूज, उससे पहले सारी चीजें आएगी। आपका मोटिवेशन होगा, एक्शन आपने लिया, डिसिप्लिन मेंटेन करके कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन की, ब्रांड बनाया आपने अपने आप को, वैल्यू आप दे रहे हो, उसके बाद में व्यूज पे फोकस करो, और फिर आप फोकस करो पैसे पे। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन, आप तो आज थे शायद 2019 में आपने स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्ट किया था सर 2018 में स्टार्ट किया था हमने दिसंबर में, और
जनवरी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आधे महीने में स्टार्ट किया तो 15 दिन बाद तो नया साल लगने ही वाला था। तो 2019 में ही जनवरी आप कह सकते हैं मैंने स्टार्ट किया था। तो और अब तो यूट्यूब भरा हुआ है सर, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं और हर टॉपिक हर सब्जेक्ट पे। क्या यूट्यूब का अब भी वही फ्यूचर है? डेफिनेटली है। जब मैं आया था तब भी बहुत कंटेंट क्रिएटर थे, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम भी मतलब वो ग्रो नहीं हो रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन हमें दिख रहे थे कि कंटेंट बना रहे। जब उस फील्ड में गए अंदर तो मैं देख रहा हूँ मेरी ही कैटेगरी में 400-500 लोग कंटेंट बना रहे। बहुत बड़ा नंबर होता है कि 400-500 में से आपको एक अलग निखर के बनना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग उस टाइम पे भी कंटेंट बना रहे थे। और उस टाइम हमारे मन में था कि यार टिकटॉक बहुत चलता है, सब लोग टिकटॉक देख रहे हैं, तो यूट्यूब कोई देखता है कि नहीं देखता है, वो माइंड में भी था। शाम को लोग आईपीएल देखते तो यार आईपीएल की वजह से बाद में कोई यूट्यूब तो देखते तो मिलता ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन थे। फिर टिकटॉक बैन हुआ, फिर बहुत 2020 में भी बहुत लोग आए थे इसमें चले गए आकर के। तो ये सवाल हमेशा रहता है कि इतना बड़ा कंपटीशन है तो इसमें हम कैसे सर्वाइव करेंगे। अब एक बहुत कमाल की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और चाहे तो मैं प्रैक्टिकल भी करता हूँ वेबिनार में। और प्रैक्टिकल अगर 100 लोग मेरे सामने आप बिठाओगे ना लाइव, उनके सामने उनसे सच उगलवा सकता हूँ, और वो आपको एकदम तुरंत बताता हूँ मैं आपको। और बहुत कमाल की चीज़ बताता हूँ, 100 लोग अगर कंटेंट क्रिएशन में आए, यूट्यूब पे आए, उसमें से 90% जो होते हैं, 90% क्रिएटर्स स्टार्टिंग के 30 डेज में ही क्विट कर देते हैं। बचे सिर्फ 10%। सॉरी, ये 95 का है। और वेबिनार में पूछता हूँ कि आपने कब आपके साथ में से हुआ था कि आपने स्टार्ट किया था और आपने क्विट भी कर दिया था, फिर आपके सामने स्टार्ट किया लेकिन आपने स्टार्टिंग के 30 डेज में क्विट किया था? तो सब लोग हाँ करते हैं कि हमने स्टार्टिंग के 30 डेज में क्विट किया था। तो 95% जो होते हैं वो स्टार्टिंग के 30 डेज में क्विट कर देते हैं। बचे हुए 5% वो रैंडमली पोस्ट करते हैं। आज कर दिया, कल कर दिया, अब सीधे 7 दिन की गैप दे दी। फिर मूड बना, मोटिवेशन आया, फिर कंसिस्टेंटली 1-2 वीडियो अपलोड किए, 3-4 वीडियो अपलोड किए, फिर मोटिवेशन डाउन हुआ, व्यूज़ नहीं मिले, फिर गायब हो गए, फिर कहीं से कुछ उत्सुकता आई, फिर करा, रैंडमली पोस्ट करते हैं। बचे हुए 4% ऐसे करते हैं। और ये भी मैंने उससे उगलवाया कि बचे हुए जिन्होंने आंसर नहीं किया था, बताओ तुमने ऐसे करा, तो उन्होंने कहा हाँ किया। बचते हैं सिर्फ 1%। बस थोड़ा सा कंपटीशन इतना स्कैरी नहीं जितना दिखाया जाता है। बस आप लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा डिसिप्लिन को लैक करते हैं, कंसिस्टेंसी को लैक कर जाते हैं, और बस अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते। वो छोटा सा काम आपने कर लिया तो फिर आप इसमें क्या किसी फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हो। देखो सर, ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो ग्रो करना बहुत मुश्किल हो चुका है। नहीं, जितना डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में है उतना पहले कभी नहीं था। तो जितने लोग आज की डेट में डिस्ट्रैक्टेड हैं उतने पहले कभी नहीं थे। तो पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, आपके पास में चांस है कि आप आराम से सफल हो जाओ। तो जितना आसान आज की डेट में सफल होना है ना, मतलब इतनी रिसोर्सेज आज की डेट में मिल जाते हैं, जितना इजीली मिल जाते हैं उतना पहले नहीं मिलते थे। जितनी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है उतनी पहले नहीं थी। सब लोग डिस्ट्रैक्टेड है, आप बहुत आसानी से सफल हो सकते हो, बस माइंडसेट चेंज करने की देरी है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। और ये सच्चाई है सर, आप किसी फील्ड में देखो, आप अपनी फील्ड में भी देखोगे तो आप ये रियलाइज करोगे। आप हमारी एज में नहीं हो, लेकिन जब मैं अपनी एज वाले लोगों को देखता हूँ तो ये मैं फील करता हूँ ये चीज़ को कि कोई एक इंसान इस एक पर्टिकुलर फील्ड में, सोचता हूँ कि यार मैं एक फील्ड में हूँ, इसमें अच्छा कर रहा हूँ। मेरे माइंड में अलग अलग फील्ड भी आती है, मेरे को पता है कि इसमें मैं इस तरह से काम करूंगा तो इसमें बहुत अच्छा कर लूंगा, लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि ये करने पर मेरी ये फील्ड खराब हो जाएगी। मुझे पता है कि बस छोटा सा फोकस देना पड़ता है, तरीके से देना पड़ता है, कंसिस्टेंटली देना पड़ता है, फिर हम किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बस लोग वही करने को रेडी नहीं है। ठीक दीपक जी, बहुत मज़ा आया। आपने कितने अच्छे से सरल भाषा में पूरा का पूरा हमें रोड मैप दे दिया और बता दिया राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, एक सब्सक्राइबर से लेकर कैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हैं, और जीरो से कैसे करोड़ तक, जीरो से कैसे 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनैलिटी पे निखार ला सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रखते हैं। मैं समझता हूँ हम कुछ ही क्वेश्चंस लेके आए थे, लेकिन आप तो पावर हाउस बना दिया आपने। बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। आप हरिद्वार से आप यहाँ पॉडकास्ट करने आए, ये मतलब बहुत बड़ी बात है, इनक्रेडिबल कि हरिद्वार से कोई आगर में यहाँ पर आ रहा है पॉडकास्ट करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और इतना स्ट्रांग था वो हमें खींच लाया। लाइफ में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा हरिद्वार की रिगार्डिंग की। मैं हरिद्वार एक ही बार आया हूँ लाइफ में। अच्छा। और घुमा ही एक बार, 1-2 बार ही अगर देखा जाए तो लाइफ में 3-4 साल पहले 3-4 साल तक कंटेंट क्रिएशन में अच्छा काम किया, खूब काम किया, लेकिन एक टाइम पे कितनी इंटरेस्टिंग चीज़, आपको थोड़ी बोरियत और एग्जॉस्ट वाली फीलिंग आती है, तो बर्नआउट वाली फीलिंग आती है, तो वो लाइफ में थी। और 1 साल से मैं सोच रहा हूँ ब्रेक लूँ, लेकिन ये यूट्यूब की कंसिस्टेंसी हमें ब्रेक लेने नहीं देती। फिर पॉइंट आया मैंने कि जो होगा सब देखा जाएगा, दुनिया कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, ब्रेक लेते हैं, काम को पूरी तरह से छोड़ते हैं। 5 दिन का मैंने ब्रेक लिया। मैं मसूरी गया, मसूरी पूरा 1 दिन रुका। मैंने कि वहाँ कुछ भी नहीं करना है, मुझे जाके स्टे बुक करना है, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा है नहीं, और काम पे बिल्कुल ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आराम से पूरा बैठ के कुछ नहीं करना है, अपने आप को मतलब मेंटल डिटॉक्स एक तरह से मुझे करने गया था वहाँ पर। मैं मसूरी गया, वहाँ से मैं धनौल्टी गया, वहाँ पूरा दिन रुका। फिर वहाँ से अगले दिन मैं ऋषिकेश गया, तो पूरा दिन 1 दिन वहाँ रुका।
अगले दिन मैं ऋषिकेश से सुबह हरिद्वार गया तो पूरा दिन वहां पर रुका और मतलब 3 4 5 6 घंटे से अकेले घाट पे बैठे और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, वो मैंने वहां पर किया। और उसके बाद जो मेंटल पीस मुझे मिला था वो लाइफ में कभी नहीं मिला उसके बाद। तो वो जो ब्रेक था उसने सच में बहुत लाइफ चेंज की थी सक्सेसफुल होने के बाद में। जो गंगा की शरण में आ गया ना जी, बहुत तो चमत्कार वहां होना ही गंगा में होना है। डुबकी लगाना, उसकी धारा को देखना, इतना गजब का व्यू, और मतलब वो इनक्रेडिबल है, मतलब मजा आ गया। मैं क्या सोचता था हरिद्वार यार धार्मिक जगह है, सब अपने बड़े बड़े लोग जाते हैं, गांव वाले लोग जाते हैं इधर से, तो यार कैसा क्या प्लेस होगा, कैसे माहौल वगैरह होगा, लेकिन नहीं, क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं वहाँ के, क्या ब्यूटीफुल फीलिंग है वो हो रहा है भैया। आप तो जाओ एक बार ऋषिकेश हरिद्वार और तभी वो फील कर सकते हो घाट पे बैठ करके शांति से, वो तभी हो सकते हैं। लोग स्पेशल ओकेजन पे जाते हैं, उनको बोलूँगा वो अवॉइड करके नॉर्मल डेज पर जाओ जहाँ पर बिल्कुल भीड़ ना हो, आप शांतिपूर्वक वहाँ पर मानसिक शांति के लिए जाओ, वो आपको कहीं नहीं मिल पाएगी जो वहाँ मिलेगी। मैं इससे एक और मेरे को क्वेश्चन याद आया, जैसे आपने कहा तब आप मसूरी गए थे, हरिद्वार गए थे, क्या अब आप इतने फ्रिक्वेंटली घूम पाते हो? क्या अब फेम का एक ये नुकसान भी है? देखिए काम के सिलसिले में बहुत घूम लेते हैं, बाकी यूं थोड़ा सा कम घूम पाते हैं। तो वो है कि थोड़ा सा एक 2 3 4 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया जाए। अब बहुत हो गया काम, अब फटाफट से अचीव करते हैं इस चीज़ को और फिर आराम से घूमना फिरना और इसी तरह से लाइफ जीना। लेकिन फेम की एक कीमत भी तो चुकानी पड़ती होगी। हाँ, लेकिन फेम ऐसा है कि फेम एक सही चीज़ नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ है। बाई प्रोडक्ट अगर किसी को फेम मिलता है तो दैट्स ओके, लेकिन अगर कोई फेम के पीछे भाग रहा है तो आज या कल वो उसको पछताना ही पछताना है। वो आज पछता लेगा या फिर कल 5 साल बाद 10 साल बाद, लेकिन एक टाइम बाद उसको पछताना ही पछताना है, क्योंकि फेम आज है, कल रहे या ना रहे, कितना रहे, वो नेगेटिव वे में कन्वर्ट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। कई लोगों को फेम मिला हुआ है, अजमल कसाब को भी हम सब लोग जानते हैं, उसको फेम मिला हुआ है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में मिला हुआ है। कई सारे बॉलीवुड के एक्टर्स से आप देखोगे, अर्जुन कपूर के आज कमेंट सेक्शन आप एक बार खोल के देख लो, अब हम पढ़ ले तो मर ही जाए बेचारा अगर हमारे ऊपर इतनी नेगेटिव कमेंट्स आ जाए तो उनको उनके 30 मिलियन इससे कुछ फॉलोअर्स इंस्टा पे, इतना फेम मिला हुआ, लेकिन पूरा नेगेटिव फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो रखा। तो फेम नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, अगर वो चला जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत दुखदाई होता है। तो ये बाई प्रोडक्ट अगर मिल रहा है तो मेरे हिसाब से लोगों को ले लेना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि किसी भी आप साधु संत के पास चले जाओ, वो आपको इसी फॉर्म में आंसर करेगा कि ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ स्टार्टिंग में अच्छी लगती है, या फिर इनका एक्चुअल रूप जब देखते हैं इंसान तो इंसान उसको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, वो चाहता नहीं उसको ये मिले, बाई प्रोडक्ट मिल जाए तो अलग बात है। इसीलिए जो राजनेता हम देखते हैं जब उनकी गद्दी छूट जाती है तो उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। सही बात है। तो सर अब हम इसके एंड पे आ रहे हैं, लास्ट पॉइंट जो आप हमारे ऑडियंस से कहना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं आपके ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, अभी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, अब जो एंड में आएगा तुरंत वो से निकलेगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में कोई आ रहा है तो देखिए, ये लोगों को लगता है, कुछ लोग लगता है बहुत सिंपल चीज़ है और आ जाते हैं यहाँ पर और कुछ तो भी करने लगते हैं, और कुछ लोग लगता है बहुत टफ चीज़ है और वो कभी आ ही नहीं पाते, अपने टैलेंट को कभी दिखा ही नहीं पाते। तो मैं कहूँगा आप दोनों ही गलत हो। ये इतनी आसान भी नहीं जितना आपको लगता है और इतना मुश्किल भी नहीं जितना आपको लगता है। इसकी एक है, एक एफर्ट पर्टिकुलर आपको चाहिए होगा, एक वैल्यू आपको लोगों को देनी होगी, वो है जो पर्टिकुलर, तो उस रियलिटी को आप एक्सेप्ट करो। अगर आप आना चाहते हो तो बिल्कुल आओ, अपने आप को मौका दो यहाँ पर, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ। मैं तो हर इंसान को आज की डेट में अगर कोई चीज़ सीखनी चाहिए तो होता है कंटेंट क्रिएशन और एआई। अच्छा, एक और लोगों को मिथ है यहाँ पर कि जैसे हमने कहा कि भाई आपको एक बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा। मैंने तो एग्जांपल आपको कितना दिया कि 1.5-2 लाख आपके सब्सक्राइबर हो। मेरे एक नोन में है, उनके 3 से 5 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। वो महाराष्ट्र में अमरावती में उनकी शॉप है परफ्यूम की, वहाँ वो रहते हैं, पंजाबी है वो। और वो अपने चैनल पे कुछ नहीं, बस परफ्यूम जो उनकी शॉप पे होती है, जहाँ से ऑफलाइन का बिजनेस है, उन्हीं परफ्यूम के वो वीडियो बना देते हैं वहाँ पर। अलग अलग परफ्यूम जो पॉपुलर परफ्यूम है, कुछ छोटे इत्र वगैरह, तो अलग अलग के वो वीडियो बना देते हैं कि इस तरह से है ये परफ्यूम, क्या ये टेस्ट है, ये सब स्मेल वगैरह है, और आप चाहते हो तो ऑल ओवर इंडिया में वो कुरियर के थ्रू डिलीवरी करते हैं। ठीक है, तो मेरी एक बार उनसे बात हुई, मैंने परफ्यूम के लिए उनको कॉन्टैक्ट किया, पता चला कि भैया वो मुझको जानते थे पहले से, तो बातचीत हमारी हुई ऐसी थोड़ी, तो मैंने सोचा टिप देता हूँ चैनल के लिए। बंदे ने परफ्यूम गिफ्ट कर दिया मुझे, मैं चाहता था खरीदना, तो मैंने क्या टिप देता हूँ, मैंने बताया उनको कि यार आपका काफ़ी अच्छा है, आप इसको इस तरह से करो, उस तरह से करो वगैरह। तो वो मेरा को सीरियसली ले नहीं रहे थे। मैंने टेस्ट करा, मैंने क्या यार क्यों नहीं ले रहे, एक बार पूछते हैं कैसा क्या बिजनेस चलता है। मैंने कहा यार अच्छा आपके 1000-2000 व्यूज़, 400-500 व्यूज़ कुछ आते हैं आपके चैनल पे, तो कितना क्या मतलब, तो लेकिन यार हमारे तो मतलब इतने कस्टमर हमको मिले ना हमारे चैनल से कि महीने का नहीं करते 3-4 लाख का धंधा हमारे यहाँ से हो जाता है। क्या बात, बंदा 3000 सब्सक्राइबर पे 3 से 4 लाख का धंधा सिर्फ यूट्यूब से कर रहा है। तो मैंने कहा एक निश परफ्यूम, तो सिर्फ परफ्यूम, पूरी ऑडियंस जो परफ्यूम के लिए आई है, और क्या पेइंग कैपेसिटी उनकी हो सकती है। तो एक परफ्यूम पे वीडियो बनाया, उनकी एवरेज परफ्यूम साइज भैया 1000 से लेके तो 20-20 हज़ार तक की भी है। एवरेज अगर 3-4 हज़ार की भी अगर हम ले, 1000 व्यूज़ भी आए
50-60 लोगों ने भी ले ली तो भी बहुत अच्छा धंधा हो जाता है, और महीने में साथ 5-6 वीडियो से भी हो गया तो काम हो गया उनका। तो उससे इतना खुश थे कि मैं जो टिप बता रहा था उन पे फोकस नहीं था उनका। तो भैया क्वालिटी ऑडियंस सबकी होती है। अपने बिजनेस से अगर आपने कनेक्ट कर दिया सोशल मीडिया को तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बड़े पे ही कमाया जा सकता है, मिलियन वाले नहीं कमाते इतना जितना वो कर लेते हैं उस उधर से, तो कम में भी आप अच्छा कर सकते हो, बस आपको सिस्टम पता होना चाहिए। बहुत मजा आया दीपक जी आपसे मिलके। मुझे भी। हम सोच के आए थे कि इतना लेंगे आपसे, आपने दे दिया इतना सारा। हमें बिजनेस के बारे में मालूम चला, हमें यूट्यूब के बारे में मालूम चला, हमें एल्गोरिदम के बारे में मालूम चला, हमें सब्सक्राइबर्स के बारे में मालूम चला, और हमें अर्निंग के बारे में मालूम चला। तो हमें बहुत मजा आया। जी मुझे हम भी। चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? तो ना मुश्किल है ना आसान है, आप आइए, वेलकम, और एज अ हॉबी इसको दीजिए। एक पार्ट टाइम 1-2 घंटे कुछ एक्स्ट्रा दे दीजिए। आपको लगता है कि आप इसके लिए बने हो तो कंटिन्यू करना, नहीं लगता है तो कुछ नहीं, एक लाइफ का छोटा सा पार्ट था तो आपने ऐसे करके छोड़ दिया। आप सोचना कि टाइम वेस्ट करा रील से, उससे अच्छा तो हमने वीडियो बना के छोड़ दिए। तो सब लोग करना चाहिए, सब लोगों को कंटेंट क्रिएशन और एआई सीखना ही चाहिए, और उसको सीख गए तो बल्ले बल्ले हो सकती है, नहीं भी सीख पाए तो आपने कुछ ना कुछ किया, आप उनसे आगे ही रहोगे जिन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है एक्सप्लेन करने को, फिर से कुछ कनेक्ट हो रही चीज़ें कि अगर आपने कंटेंट क्रिएशन में पाए, आपने शिद्दत से किया और फिर भी अगर आपका कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। कुदरत आपकी मेहनत का एक ज़रा भी ज़ाया नहीं जाने देती। आपने एडिटिंग तो सीखी, राइटिंग सीखी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीखा, आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखा, आपने थंबनेल बनाना सीखा। अगर आपने कोई एक भी स्किल मास्टर कर ली कंटेंट क्रिएशन में आकर के, अगर आपने ग्रो नहीं कर पाया अपना चैनल, और कोई एक स्किल मास्टर कर ली, क्योंकि आप थंबनेल तो बनाओगे अपने चैनल के लिए, वीडियो तो एडिट करोगे, स्क्रिप्ट तो आप लिखोगे, आप नहीं कर पाए ग्रो, लेकिन आपने कोई एक स्किल मास्टर कर ली, तो मेरा एक नॉन है वीडियो एडिटर, वो 17,000 कमाता है महीने के। मेरा एक स्क्रिप्ट राइटर भी नॉन है जो कि वो भी 1 लाख से ऊपर कमा लेता है महीने के। एक थंबनेल डिजाइनर जो कि 30 से 35,000 मंथ के कमा लेता है। तो कोई एक स्किल भी आपको बहुत काम आ सकती है, आपका करियर बना सकती है। तो आप अच्छे से करो, और कुछ भी आपका ना हो पाए ऐसा नहीं हो सकता। तो अच्छे से करो, वेलकम, एंड लेवल नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपनी उंगलियों को फटाफट दबाओ, और जितने सब्सक्राइब हो सके उतने करो। लाइक भी करो, शेयर करो लोग साथ में जो कि कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं। अपना फायदा मत देखो, दूसरों का भी देखो, तो शेयर करो। और उसी के साथ में मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। राहुल जी आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।